हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराज कुमार और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट हिस्ट्री में। वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे viraz4326@gmail.com संपर्क कर सकते हैं। आज हम सभी बात करेंगे परक्यूशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। किस तरह से उनका परक्यूशन किया गया, किस तरह से उन्हें फोर्स किया गया माइग्रेट करने के लिए, किस तरह से उनके साथ मार काट की गई, किस तरह से उनके साथ वायलेंस किया गया। हर एक चीज़ पे आज हम गौर करेंगे, हर एक चीज़ पे आज हम फोकस करेंगे। आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, कुछ ऐसा कमेंट ना करें जिसके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़े, क्योंकि ये सब जो भी किया धरा है ये आतंकवादियों का किया धरा है। तो कृपया इसे ऐसा कमेंट ना करें कि हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। परक्यूशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। उसके अलावा एक कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी आ रही है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी है और आशा करूँगा आप सभी वो देखें। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनके कारण ये कश्मीर में परक्यूशन हुआ कश्मीरी पंडितों का। तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स, आर्टिकल 370, अब्दुल्ला गांधी अकॉर्ड, वायलेंस इन अनंतनाग और प्रो इस्लामिक टेररिज्म, ये 5 चीज़ पे हम फोकस करेंगे। पहले इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय कोल्ड वॉर हो रहा था, अफ़गान और सोवियत वॉर, सोवियत अफ़गान वॉर के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था, सोवियत के बीच में, ठीक है। तो इसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है और इसी से इंस्पायर हुआ था। इसके अलावा पंजाब में भी बहुत कुछ हो रहा था और इराक़ के साइड में भी बहुत कुछ हो रहा था। तो इसीलिए इसे हम इन सब से इंस्पायर होकर के यहाँ पर जो प्रो इस्लामिक टेररिज्म था ना, पाकिस्तान के ISI सब इंस्पायर हुई। इनको लगा कि इनके पास एक मौका है कश्मीर को भारत से अलग करने का, और कश्मीर को भारत से अलग करने में इन्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि उस समय भारत में आर्टिकल 370 लागू था। ये कश्मीर को एक अलग पावर देता है दोस्तों। ये एक टेम्पररी आर्टिकल है जिसे संविधान में डालते वक्त या कश्मीर को देते वक्त कहा गया था कि हम चाहें तो कभी भी इसे हटा सकते हैं, पर 2019 में बीजेपी की सरकार ने इसे हटाया। तब तक सोचिए कितने सालों तक ये पावर सोचिए दोस्तों, टेम्पररी आर्टिकल कश्मीर के पास पावर रहा। और जबकि उस समय भी BR अम्बेडकर ने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, इस आर्टिकल को नहीं लगाना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा पास्ट जान लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कश्मीरी पंडितों की, उसके बाद हम आर्टिकल 370 पाएंगे। तो जो कश्मीरी पंडित हैं दोस्तों, ये इनकी हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है। तो ये 1980 या 1990 के टाइम में इनकी जो संख्या थी कश्मीर में वो लगभग 3 लाख से 6 लाख के बीच में थी, लेकिन 2016 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2016 में ये सिर्फ 2000 से 3000 रह गई है। और ये जो कश्मीरी पंडित्स हैं इन्हें सारस्वत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सारस्वती रिवर के पास रहते हैं और ब्राह्मण है, पंडित है, इसलिए उन्हें सारस्वत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों, सिंधु सभ्यता घाटी में जब आप देखेंगे तो जो माइग्रेशन हुआ है उस समय भी, वो माइग्रेशन इंडस वैली रिवर के आसपास हुआ है, तो उसमें कश्मीर का भी एक एरिया है। उसके अलावा जब आर्यंस आए थे हिंदू रिलीजन लेकर के, तो उस समय का जो एरिया है, या फिर वो जब सेंट्रल एशिया से माइग्रेशन कर रहे थे तो इधर ही कश्मीर एरिया में भी आए थे। और ये कश्मीर उस समय के हिसाब से रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जहाँ वो आराम से व्यवस्थित ढंग से रह सकते थे। तो उसी समय से लोग यहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ऐसे जो राजा हैं ये सभी अपना जो एरिया है एक्सपेंड कर चुके हैं कश्मीर तक। तो उस समय जो रिलीजन था, हिंदू रिलीजन था दोस्तों, तो वहाँ पर कश्मीर के एरिया में वो अपने स्कॉलर्स को और लोगों को रहने के लिए भेजते थे, ताकि आराम से उनके लोग रहें और अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन जो कश्मीरी पंडित थे कश्मीर में माइनॉरिटी में रहते हैं, माइनॉरिटी में मतलब 1947 में ये 20% इनकी चले गए कश्मीर से। चले इसलिए गए दोस्तों क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। तो जब विभाजन हो रहा था तो वो जो स्थिति थी कश्मीर में रहने की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
तो इसलिए वो वहाँ से चले गए। उसके बाद जब 1981 का समय आया तो उस समय सिर्फ 5% कश्मीरी पंडित रह गए, जिसमें भी बनमासी, मलमासी और बुल्हीर थे। अब बनमासी क्या होता है, तो मतलब पठान जब आए या मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो उस समय भी इनकी दशा कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो यहाँ से चले गए। लेकिन फिर उनके जाने के बाद ये वापस आए। उसके बाद मलमासी क्या होता है, तो मलमासी वो होता है, ये उस मुस्लिम इन्वेडर्स के टाइम पर भी रहे और किसी तरह सरवाइव किया, तो उन्हें मलमासी नाम दिया गया। और बुल्हीर मतलब जो ट्रेड करने लगे या फिर व्यापार करने लगे कहें, तो वो उन्हें हम बुल्हीर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे JKIF की, जम्मू कश्मीर लाइब्रेशन फ्रंट। इसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, जब सोवियत यूनियन स्टार्ट हुआ था वॉर, तो उस समय जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी उससे इंस्पायर होकर के इसे बनाया गया था। और इसे बनाया किसने था, बहुत ही बड़ा आतंकवादी था दोस्तों, इसका नाम था मकबूल भट्ट। इसने इसे बनाया था, जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले भाषण देता था ताकि लोग उसके भाषणों से इंस्पायर हो और कश्मीर में जिहाद करें। और जिहाद वो जिहाद नहीं जो बताया जाता है, जो सही जिहाद नहीं, वो मासूम लोगों को मारना, उसे जिहाद कहता था। अब आगे चलते हैं तो 370 के पावर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 370 टेम्पररी आर्टिकल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, कोई भी पावर्स नहीं यहाँ पे चलती हैं सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी फैसला नहीं माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। एक तो यहाँ के लोगों को सिटीजनशिप ऑफ कश्मीर मिलता है, उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलती है। उसके बाद इसके पास पावर है कि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में केस कर सकता है कि ये यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं ना ही इसकी एक्सपेंड होगी ना ही रिड्यूस होगी। ये इसके पास पावर है कि कोई ना गवर्नमेंट की बाउंड्री जो है एक्सपेंड कर सकती है ना ही रिड्यूस कर सकती है। और जैसे कि हर कंट्रीज़ जो है जैसे सेंट्रल के द्वारा दिए गए जनरल रूल्स फॉलो करती है, पर यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा इसका एक अलग फ्लैग है दोस्तों, तो फ्लैग इसका अलग हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक साइड आपको भारत का फ्लैग दिख रहा है और दूसरे साइड जो फ्लैग है ये कश्मीर का फ्लैग है। ऐसे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है भारत का फ्लैग, पर कश्मीर के पास आर्टिकल 370 के तहत अपना एक अलग फ्लैग है दोस्तों। तो ये भारत के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और देखिए अब तो आर्टिकल 370 2019 में हट ही चुका है, जैसे कि मैंने कहा। और इसके बाद 1975 में क्या हुआ, 1975 में अब्दुल्ला गांधी अकॉर्ड साइन हो गया। अब्दुल्ला गांधी अकॉर्ड क्या था, जब 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में एक अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने प्रॉमिस किया कि वो आर्टिकल 370 हटा देंगे और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो 1975 से 1980 तक वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। लेकिन उनका प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 नहीं हटाया, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं वो 2019 में हटाया, जिसके खिलाफ बहुत सारे विरोध भी हुए दोस्तों, ये भी हमें देखने को मिला। तो शेख अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा, जिनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, उनके सन इन लॉ सचिन पायलट, जो अभी सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं भाई। तो शेख अब्दुल्ला जो थे 1975 से 1980 तक मुख्यमंत्री बने रहे। उनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला यहाँ पर बहुत समय तक मुख्यमंत्री बने रहे, 1982 से 1984, फिर 1986 से 1990 और उसके बाद 1996 से 2002 तक यहाँ पर बने रहे मुख्यमंत्री। तो पाकिस्तान जो कहता है, हम उस हिसाब से आपको बताते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम देखते हैं, जो 1948 में उसने ऑक्यूपाई किया था। तो वो जो कश्मीर का इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बाई कश्मीर है, वो उसे POK नहीं कहता है, वो उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। वो ये नहीं कहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। और जो भारत के पास बचा हुआ कश्मीर का भाग है, जो हिस्सा है, वो जो लैंड है, उसे वो IOK इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। और कहता है कि उसे भी वो आज़ाद कश्मीर बनाना चाहता है ISI के द्वारा, ISI के एजेंट्स के द्वारा, और उनके जो चाल हैं वो चलेगा, उसे भी आज़ाद कश्मीर बनाएगा, ऐसा वो कहता है। तो आगे बात करते हैं। तो 1980 में क्या हुआ दोस्तों, जो अब्दुल्ला जी थे
उन्होंने लगभग 2500 गांव का नाम बदल दिया और उनका नाम जो था इस्लामिक गांव के नाम पर रख दिया, जिससे एक तरह से स्टार्ट हुआ, एक स्टार्टिंग हो गई डिस्क्रिमिनेशन की, कि जितने भी नाम थे सबका नाम बदल दिया गया और इस्लामिक नेम रख दिया गया। तो जो इस्लामिक लोग जो सपोर्ट करना चाहते थे और जो प्रो इस्लामिक टेररिज्म था, उन लोगों ने एक तरह से कम्युनिटी अपनी स्टार्ट कर ली, कम्युनिटी पब्लिक मीटिंग्स करने लगे और भाषण देने लगे रोड पर, और कोई उन्हें मना भी नहीं करता था दोस्तों। तो जो भाषण वो देते थे वो एक तरह से माइंड वॉश करते थे लोगों का गलत वे में, ताकि वो लोग मासूम लोगों को मारें, कश्मीरी पंडितों को निकाले, सिखों को निकाले, उनकी जो यहाँ पे रहें उनको इस्लाम के धर्म से ही रहना पड़ेगा, इस तरह से। तो जब 1980 में नाम बदल दिए गए तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। उसके बाद 1984 में फ़ारूक अब्दुल्ला के जो सन इन लॉ थे GM शाह, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन जब वे चीफ मिनिस्टर बने तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आए, और जो थे वो एक मस्जिद बनाना चाहते थे जम्मू में, और जम्मू में वो एक मंदिर के अंदर मस्जिद बनाना चाहते थे, जिसपे बहुत ही बड़ा क्लैश हो गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में, बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। और इसके बाद यहाँ पर पहला वायलेंस देखने को मिलता है हमें दोस्तों अनंतनाग में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। इसके बाद यहाँ पर जो वायलेंस हुआ, इससे बहुत ही सारी टेररिस्ट कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुँचा। वो जो चाहते थे उसकी शुरुआत हो गई, और उन्होंने एक कम्युनिटी बना दी, एक पार्टी बना दी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। और इस पार्टी को बनाने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कश्मीरी पंडितों, अगर अपनी जान प्यारी है तो आप यहाँ से चले जाओ, वरना आप यहाँ मरोगे। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया। 1987 में एक इलेक्शन लड़ा उन्होंने, लेकिन वो हार गए। जब ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत सारी मंदिरें तोड़ी। और जब 1987 में वो हार गए तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने वो थे फ़ारूक अब्दुल्ला। तो जब फ़ारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो उस समय जो भारत के होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उन्होंने एक सुझाव दिया कि यहाँ का जो जनरल है वो बदल के जगमोहन को बना दिया जाए, क्योंकि जो जनरल थे ये GM शाह के समय में जो GM शाह ने किया था, जिससे इतना बड़ा क्लैश हो गया, उन्होंने सरकार की सारी पावर्स के लिए सरकार हटा दी। और फिर ये भारत के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक अपना सुझाव दिया कि यहाँ पर जगमोहन जी को कश्मीर का वो बना दिया जाए, गवर्नर। तो फिर फ़ारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि अगर जगमोहन जी यहाँ पर बन गए गवर्नर तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और 1990 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि जगमोहन जी को गवर्नर बना दिया गया। तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो फिर यहाँ पर जो लोग थे कश्मीरी पंडित थे, इन्हें बड़ा झेलना पड़ा, बहुत सफ़र किया उस टाइम में इन्होंने, क्योंकि उस समय जो माहौल बना हुआ था, जो सोसाइटी में उनके आसपास की सोसाइटी में जो माहौल बना हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हर जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन्हें काटा जा रहा था, और इधर से वो कहीं जा वहाँ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो भी बहुत बड़ा था। इस पर किताब लिखी है दोस्तों फ्रोज़न टर्बुलेंस नाम की, मिस्टर जगमोहन ने जो गवर्नर थे। किताब पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। आगे बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट से फ़ारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसने अपना पहला मर्डर कर दिया। और पहला मर्डर कर दिया एक तरह से एक स्टार्ट कर दिया कॉन्फ्लिक्ट का, एक तरह से स्टार्ट कर दिया कि अब यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी सत्ता आ गई, उनकी पावर आ गई, वो सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल में आ गई। लोग जब पुलिस के पास जाते, पुलिस उनकी मदद नहीं करती, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर था वो भी एकदम नाक बराबर था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो कोई पावर नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के पास, और लोग एकदम मजबूर हो गए थे। बहुत से पुलिस वाले जो कश्मीरी पंडित थे वो वहाँ से भाग आए, कोई भी नहीं बच पाया। जो भाग आया वो बड़ी मुश्किल से आज जी रहा है, और जो नहीं भाग पाया वो आज जी ही नहीं रहा है, वहाँ पर उन्हें मार दिया गया। ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। सबसे पहले यहाँ पर BJP के एक पॉलिटिशियन टीका लाल टपलू को मारा गया, जो कि एक लॉयर भी थे। 14 सितंबर 1989 में इन्हें मारा गया, और भरे बाज़ार में सड़क पर मारा गया दोस्तों।
बहुत सारे आई विटनेसेस के बीच में, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं चलता है, इसलिए इन लोगों को कोई सज़ा नहीं हुई। और इसीलिए दोस्तों आर्टिकल 370 बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोचिए, भरे बाज़ार में किसी एक इंसान को मार दिया गया है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर उसे सज़ा भी नहीं हो सकती है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलता है, वहाँ पे लोग मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को, और यही पावर दी गई है आर्टिकल 370 के द्वारा। उसके बाद 4 जनवरी 1990 में एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर आफ्ताब में एक प्रेस रिलीज़ किया गया। एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन हिजाबुल मुजाहिदीन के द्वारा वो कश्मीरी पंडितों को कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जो होगा उसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी डॉक्टर रूबिया सैयद को किडनैप किया और डिमांड की कि आप 5 आतंकवादियों को छोड़ दें, तब हम आपकी बेटी को छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने नीलकंठ गंजू को मारा, जो कि जज थे हाई कोर्ट के, जिन्होंने ऑर्डर दिया था फांसी का मकबूल भट्ट को, जो कि जहर फैलाता था दोस्तों, जो एक आतंकवादी था। उसके बाद यहाँ पर स्लोगन्स लोग चिल्लाने लगे जगह जगह, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, जैसे हज़ारों स्लोगन्स यहाँ पर चालू हो गए, जिसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। उसके अलावा पोस्टर लगा दिए गए कि जिसको यहाँ पर रहना है इस्लामिक तौर तरीके से रहना है, इस्लामिक रूल से रहना है, और जैसा कुरान में लिखा है उस तरीके से रहना है। वैसे लोग यहाँ पर रहते नहीं तो उस तरीके से, परंतु पोस्टर लगा दिया गया था ताकि उनको सपोर्ट मिलता रहे वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनका। और अगर लोगों का सपोर्ट नहीं होता दोस्तों तो कुछ नहीं कर पाता। अगर सारे लोग ना डर करके सामने खड़े होते हैं उनके ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती दोस्तों। तो फिर लोगों का सपोर्ट मिल गया और जिस कारण वहाँ पर वो कायम रहे। उसके बाद सरकार ने भी यहाँ पर आर्मी भेज दी लोगों को बचाने के लिए, और लाखों करोड़ों कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर माइग्रेट करना पड़ा, जो वहाँ पर बच गए। जैसे मैंने कहानियाँ सुनी हैं दोस्तों की एक कश्मीरी पंडित अपने घर में चावल के डिब्बे में चावल के ड्राम में छुपा हुआ था, और लोग उसे खोज कर चले गए, आतंकवादी उसे खोज कर चले गए, पर नहीं मिला। मगर उसका पड़ोसी इशारे से आतंकवादियों को बताता है यहाँ पर वो छुपा हुआ है। आतंकवादियों ने उसे गोलियों से भून दिया, पूरा चावल खून से लाल हो गया, और फिर आतंकवादी उसकी पत्नी को कहते हैं कि अब तुम इसी चावल को बना कर खाना। ऐसी कई कहानियाँ दोस्तों मैंने सुनी हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि हमें ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, और भारत जैसी कंट्री में ऐसा होना, एक भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है दोस्तों। तो आतंकवादी संगठन ने यहाँ पर जिस तरह किया, आज भी हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपनी जगह पर जाएं, अपनी जगह पर रह सकें। वहाँ के अब बहुत सारे लोग भी चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर भी जो डर बसा है वो भी जायज़ है कि अगर वो वहाँ फिर गए और फिर उनके साथ ऐसा ही हुआ तो उनके अंदर का भी डर जायज़ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आतंकवादियों की। कुछ आतंकवादियों के नाम है हमारे पास जिन्होंने ऐसा किया, और जिसमें सबसे आगे हम अपना नाम देंगे बिट्टा कराटे को। इसका नाम आप सभी जानते होंगे, बिट्टा कराटे, एक आतंकवादी जिसने मान लिया कि उसने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारा, क्यों मारा, किस तरह उसका माइंड वॉश किया गया, वो क्या था, वो कैसे था, उसके इंटरव्यू मैंने देखा दोस्तों। तो बिट्टा कराटे ने लगभग 20 से भी ज़्यादा लोगों को मारा है अकेले। उसने बताया कि अकेले एक आदमी को मारने के लिए पिस्टल लेके जाते थे वो, और अगर बहुत सारे लोगों को मारना है तो वो बंदूक AK-47 लेकर के जाते थे। तो अकेले मारने वाले में गिनती की है उसने, और 20 लोगों को मारा है। वो 20 में से ज़्यादातर कश्मीरी पंडित हैं, और कुछ मुस्लिम जो अगेंस्ट थे, जो अपने थॉट्स कहते थे कि ये सब गलत है, उसमें से कुछ 1-2 मुस्लिम्स को मार दिया गया। उसके अलावा बाकी सब कश्मीरी पंडित हैं। तो उसने बताया कि उसने सबसे पहले सतीश कुमार टीकू नाम के एक आदमी को मारा था, और उसका अपराध क्या था? उसका अपराध था कि वो एक कश्मीरी पंडित था, और उनको लगता था कि साथ में वो RSS का मेंबर है। RSS पार्टी आपको पता ही है। तो जब हमसे पूछा गया कि क्या गुनाह है RSS में रहना, उसने कहा कि उसको ऊपर से ऑर्डर आया। तो फिर उसने ये भी बताया कि उसे दिक्कत किस चीज़ से थी। वो भारत से नफ़रत इसलिए करता था क्योंकि उसे भारत के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जैसे पोस्ट ऑफिस जैसे काम जैसे जो कार्य होता था, वो उसे पसंद नहीं आया। उसकी वहाँ पर अच्छे से सेवा नहीं की गई, इसलिए
वो भारत का दुश्मन बन गया। वो भारत को तोड़ना चाहता था, भारत के टुकड़े करना चाहता था, जिसके कारण वो पाकिस्तान में गया। वहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म एक टेररिस्ट बना, वहाँ टेररिस्ट की ट्रेनिंग ली उसने। और उसके बदले में उसे कहा गया कि हम आपको जिससे कहें मारिए, नाम हमारे ऊपर आएगा, हम भारत पर अटैक करेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने उसे कहा। लेकिन बाद में वो कहता है कि पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया और पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया। और जब हमने पूछा कि आपको नहीं लगता था कि आप एक इंसान होकर इंसान को मार रहे हैं, तो कहा नहीं। उससे पूछा गया कि क्या अगर ऊपर से ऑर्डर आपको आता है, उसने कहा कि वो कभी खुद से लोगों को नहीं मारता था, उसे ऊपर से ऑर्डर आते थे और उसे जो ऊपर से ऑर्डर आता वो वही करता। उससे पूछा गया कि क्या आप अपने माता पिता अपने भाई बहन को ऊपर से ऑर्डर आने पर मार देंगे, उसने कहा हाँ। इस तरह से इस लेवल तक उसका माइंड वॉश किया गया था दोस्तों, देख लीजिए। इसके अलावा यासीन मलिक का भी आपने नाम सुना होगा, ये भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। देख लीजिए, एक नेता बनना था ये कश्मीर का, यासीन मलिक। और देख लीजिए अभी ये बैठे हुए हैं पाकिस्तान के एक नेता के साथ, पाकिस्तान के एक आतंकवादी के साथ, जो अभी वर्ल्ड वाइड तौर पर घोषित कर दिया गया कि ये एक आतंकवादी है दोस्तों, जो उनके बगल में बैठा है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ मार करके दिखाता हूँ दोस्तों, एक मिनट। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये हैं यासीन मलिक जी, और ये वो आतंकवादी हैं जिनके साथ ये बैठे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और ऐसी वीडियो देखें। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिएगा, ताकि सभी परक्यूशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स के बारे में जान सकें। इसके अलावा आप दोस्तों चाहें तो कश्मीर फाइल्स देख सकते हैं, अच्छी मूवी है, मुझे पसंद आई। धन्यवाद।